नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ भारती हिंदी मंच पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में एचटेट का मॉक टेस्ट तीसरा रहेगा। हरियाणा जीके और हिंदी के प्रश्न रहेंगे। अच्छा लेवल रहेगा प्रश्नों का, आए हुए प्रश्न हैं सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो क्लास में अंत तक बने रहिए और अपने साथियों को बस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो आइए, पहला प्रश्न हमारे सामने हिंदी व्याकरण से उठाया गया। जिसको वश में करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? दुस्तर, दुर्वह, दुर्दांत, दुरूह। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, दुर्दांत। ठीक है, कि जिसको वश में करना कठिन हो। अब दुस्तर क्या होता है? दुस्तर होता है जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम भी बोल देते हैं इसको। दुर्वह है जिसे ढोना, जिसे वहन करना कठिन हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जो आपसे उत्पन्न हुआ हो, अपने आप से उत्पन्न हुआ हो, सहजात सही है। जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, स्थितप्रज्ञ, ये भी सही है। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, प्रत्युत्पन्नमति, ये भी सही है। जो रोका हुआ न हो, अनिरुद्ध, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये अवरुद्ध हो जाएगा। अनिरुद्ध तो वो होता है जिसको रोका न जा सके। ठीक है, तो अनिरुद्ध क्या होता है? जिसको रोका न जा सके। तो ये गलत हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। सार्थक नहीं है पूछा इसका। दीर्घ स्त्री शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है? दीर्घ स्त्री, बहुत परिश्रम करने वाला, बहुत सोच विचार करने वाला, हर एक काम में ज़रूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला। ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, हर काम में ज़रूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला, यानी कि आलसी जिसको बोलते हैं, सुस्त। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? जिजीविषा, मुमुक्षु, तितिक्षा और मुमूर्षु। तो मुक्ति पाने का जो इच्छुक होता है वो हो जाएगा मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 2। जिजीविषा होता है जीने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, मुमूर्षु होता है मरणासन हुआ या मरने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? श्रृंखला, भर्त्सना, पुनर्निर्माण, आर्द्रता। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है ये गलत है, अशुद्ध है ये। तो इसका शुद्ध कैसे बनेगा? इसका शुद्ध इस प्रकार से बन जाएगा, आर्द्रता, ऐसे बनेगा। द के ऊपर रह भी आएगा और नीचे ये जो तिरछा रह है ये भी आएगा। ये हो जाएगा आर्द्रता, गीलापन जिसको बोलते हैं। ठीक है, श्रृंखला, भर्त्सना, पुनर्निर्माण, ये तीनों पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इम्पोर्टेंट है, निकट भविष्य में किसी एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। आगे देखो। किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है? आनुषांगिक, पदोन्नति। आनुषांगिक ठीक है,
पदोन्ति गलत है इसमें, एक पदोन्ति नहीं पदोन्ति हो जाएगा, ओ की मात्रा आएगी यहाँ पे। आध्यात्मिक ये गलत है, आध्यात्मिक होता है रात्रि, ये भी गलत है, तो यही हो जाएगा इसमें, आध्यात्मिक होगा ये, और रात्रि में त्रय को छोटी मात्रा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। हितैषी में तय के ऊपर, हितैषी में तय के ऊपर क्या हो जाएगा, आई की मात्रा हो जाएगी। सर्वोपरि ठीक है, अतिथि ठीक है, ऊर्जावान में ऊ जो है वो दीर्घ हो जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने चारों बता दिए आपके, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। आद्योपांत, पश्चाताप, सहधर्मिणी और उच्छ्वास, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, आद्योपांत, पश्चाताप, पश्चाताप ठीक है, सहधर्मणी गलत है, उच्छ्वास, तो इसमें ऑप्शन नंबर ब और द ये हो जाएंगे सही। ठीक है, ब और द ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ब और द। आगे देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, अभयारण्य, निर्वलंब, अभयारण्य गलत है, पूरा भ हो जाएगा, निर्वलंब हो जाएगा इसमें। आगे देखो, पर्यवसान सही है, विपन्नावस्था, यहाँ विपन्नावस्था होनी थी, ठीक है ना, तो ये भी गलत है, और तदुपरांत प्रत्यावर्तन, तदुपरांत हो जाएगा यहाँ पे, और प्रत्यावर्तन ठीक है, दुरावस्था, पुनरावलोकन, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही हो जाएगा, दुरावस्था और पुनरावलोकन। आगे देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, अट्टहास, धनाढ्य, इकट्ठा, मुठभेड़, तो पहला जो ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा, ये शब्द जो है शुद्ध है। धनाढ्य नहीं होता, धनाढ्य होता है, ढ हो जाएगा यहाँ पे, ड की जगह। इकट्ठा, यहाँ पे डबल ठ दे रखा है, ठा से पहले ट आएगा हलंत युक्त। मुठभेड़ नहीं होती, मुठभेड़ होती है, ठ हो जाएगा ट की जगह। ठीक है, तो ये शुद्ध इस प्रकार से बनेंगे, लेकिन इसमें शुद्ध क्या है, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखो, कौन सा शब्द अशुद्ध है, उत्तरोत्तर, बेहतर, विवाहेतर, इतरेतर, तो कौन सा हो जाएगा भाई, उत्तरोत्तर जो शब्द है वो अशुद्ध है। अब इसमें गलती क्या है, उत्तरोत्तर इस प्रकार से आएगा, उत्तरो और तर, यहाँ भी क्या हो जाएगा, डबल त हो जाएगा, एक तय आधा और एक पूरा, यहाँ पे सिंगल है तय, तो उत्तरोत्तर ये ऐसे हो जाएगा। बाकी और सही है, बेहतर, विवाहेतर, इतरेतर। ठीक है, आगे देखो, किस वाक्य में संप्रदान कारक का परसर्ग विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। संप्रदान कारक का चिन्ह, संप्रदान कारक के दो चिन्ह होते हैं, एक तो को और एक के लिए। तो माँ ने बच्चे को बुलाया, इसमें तो कर्म कारक है को की जगह, और मालिक ने सेवक को धन दिया, ये हो जाएगा इसमें। मोहन ने सोहन को पीटा, ये भी कर्म कारक में आ गया। न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया, ये भी गलत है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका, ये वाला। जहाँ कुछ दान देने की प्रक्रिया हो या कोई देने की प्रक्रिया हो तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसमें।
निम्नलिखित में से किस वाक्य में से प्रसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? से प्रसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है पूछा है। नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, बिल्कुल सही है। नदियों और पहाड़ का अलगाववाद हो रहा है। आकाश से पानी वर्षा, आकाश और पानी का अलगाववाद हो गया, ये भी सही है। और वह विद्यालय से आ रहा है, विद्यालय का और कर्ता का जो है अलगाववाद हो गया। लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, यहाँ जो से है, ये वाला जो से है, ये कर्ण कारक में आया है, क्योंकि फल तोड़ने का जो साधन है वो हाथ है, तो यहाँ कर्ण कारक हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें अपदान कारक नहीं है, बाकी और तीनों में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? चमक, आहट, बात, खेत, चाल चलन, मिठास, भूख और नाच। चमक, बिजली की चमक तेज है, स्त्रीलिंग है। आहट, उसके कदमों की आहट सुनाई दे रही है, दोनों ही स्त्रीलिंग हैं ये। बात स्त्रीलिंग है लेकिन खेत पुल्लिंग हो गया। चाल चलन पुल्लिंग है और मिठास भी पुल्लिंग है। भूख स्त्रीलिंग है, भूख स्त्रीलिंग है और नाच क्या है? पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? एक सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध शब्द, सॉरी। अंत्याक्षरी, आह्लाद, किंवदंती और ज्योत्सना। तो अंत्याक्षरी भी सही है, आह्लाद भी सही है। आह्लाद गलत है, आह्लाद होता है ये। आह्लाद कैसे आएगा देखो, एक मिनट, ये ऐसे आएगा, आह्लाद ऐसे आता है ये। आह्लाद मतलब प्रसन्न होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ही गलत है इसमें। आगे देखो, अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो ये है भाई, प्रेम, लोग, घी, पानी। तो बहुवचन में हमेशा कौन सा प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर 2, लोग। ठीक है ना, वहाँ बहुत से लोग खड़े थे, बहुवचन में होता है ये। आगे देखो, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। एक वचन में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, भीड़। देखो, बहुवचन में होने वाले कौन कौन से मुख्य शब्द? हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, समाचार, होश, केस, ठीक है ना, दर्शन, ये सभी किस में आते हैं? बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अब भीड़, इसमें भीड़ हो जाएगा। भीड़ मन में वैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जब शब्द की बात आती है तो ये एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। ठीक है, भीड़। पानी बहुत सारा होता है, एक वचन में प्रयुक्त होगा। जैसे पानी आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे नहीं कहेंगे ना कि पानी आ रहे हैं। तो इसलिए जो समूह का बोध भी करवाता है वो एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। आगे देखो, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? तो अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, नहीं, इसमें तो प्रथम पुरुष का हो गया। ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो और कौन देगा? तो इसमें हो जाएगा, इसमें जो आप है, आप, इसमें जो आप है वो मध्यम पुरुष का, मध्यम पुरुष बोले तो कौन सा? तू या तुम का प्रयोग। जैसे इसकी लैंग्वेज क्या रहेगी प्रश्न की, वाक्य की? ऐसे समय में तुम साथ न दोगे तो और कौन देगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसमें मध्यम पुरुष का।
यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम है। आप भला तो जग भला, इसमें भी निजवाचक सर्वनाम है। अगला है अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? प्रातःकाल ठंडी हवा चलती है, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, रेलगाड़ी तेजी से आ रही है। अब सामान्य वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान में सिर्फ इतना ही फर्क है। सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है कि आखिर में ता है, ते है, ती है का प्रयोग होता है, और अपूर्ण में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखो, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? रोटी, टोपी, मोती और नदी। तो इसमें जो है मोती जो शब्द है वो पुल्लिंग रहेगा, मोती। आगे देखो, अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, इस वाक्य की कौन सी वृत्ति है? तो इसमें हो जाएगी आपकी संकेतार्थक। कौन सी? संकेतार्थ वृत्ति हो जाएगी इसमें। संकेतार्थक में क्या होता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित होती है, निर्भर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 सही आंसर हो जाएगा इसका। छात्र पढ़ रहे हैं, यह किस पक्ष में से संबंधित है? तो नित्य बोधक, सातत्य बोधक, आवृत्ति मूलक या फिर पूर्णकालिक। तो ये है नित्य बोधक। ठीक है ना? इसमें एक निश्चितता का बोध है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो कर्मवाच्य से संबंधित है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हैं, बच्चा सो चुका है, आपका कार्य कर दिया है। तो इसमें कर्मवाच्य से संबंधित पूछ रखा है, कर्मवाच्य नहीं पूछ रखा, यानी कि जिसमें कर्म हो। तो कर्म कौन से में है? तो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें, पुस्तक, इसमें कर्म है और किसी में कर्म है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? देखो, तो भाववाच्य का प्रयोग, पुलिस ने अपराधी नहीं पकड़े गए, पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए, लड़के से कविता नहीं लिखी गई, और बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। 3, बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता। ठीक है, और सभी में इसमें जो क्रिया है पहले वाले में वो बहुवचन में है, ये गलत हो गया। और लड़के से कविता नहीं लिखी गई, इसमें जो कविता है वो कर्म हो गया, ये कर्मवाच्य है। उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, ये भी कर्मवाच्य हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। वह चला होगा, यह किस काल का से संबंधित है? चला होगा सामान्य भूत है, संभाव्य, संदिग्ध या संदिग्ध भूत। तो ये हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल, वह चला होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन सा है? उसके पास जो कुछ था वह नष्ट हो गया, ये मिश्रित वाक्य हो गया। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये मिश्रित वाक्य है। आगे और कौन सा है? उसने खाना खाया और सो गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। गंगा हिमालय से निकलती है, ये हो जाएगा इसमें सरल वाक्य।
ऑप्शन नंबर 4। संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? जहां खेत थे वहां शहर बस गया। तो ये तो हो गया मिश्रित वाक्य। बस छूट जाने के कारण मैं गांव नहीं गया, सरल वाक्य हो गया। मैं स्वस्थ था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। वह धन के अभिमान में अकड़कर चलता है, ये सरल वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है इसका? देखो, जो लोग साहसी होते हैं वे सफल होते हैं। तो ये तो हो गया विशेषण उपवाक्य। यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। तीसरा क्या है? वह धनवान है परंतु वह दुखी है, ये विशेषण उपवाक्य है। वह ईमानदार है इसलिए सबका विश्वस्त है, तो ये भी विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? तो संज्ञा उपवाक्य की सबसे बड़ी पहचान ये है कि दोनों वाक्यों को के बीच जो है वो की समुच्चय बोधक मिलेगा आपको, छोटी की वाला। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। साधारण होते हुए भी वह बहुत व्यवहार कुशल है, ये कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा भी नहीं बन रहा है। जैसा तुमने कहा वैसा ही किया, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। सांझ होते ही पक्षी घोंसले से लौट आते हैं, ये सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है, इस वाक्य का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कौन सा इसमें? तो उद्देश्य हो जाएगा इसमें बीमार व्यक्ति, ये वाला पहला। और विधेय क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा खाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, हाँ, अब देखेंगे हरियाणा जीके से प्रश्न आए हुए। देखो, हरियाणा जीके से हमारे नदियों वाला चैप्टर चल रहा था, कुछ प्रश्न हम कर चुके थे। और आगे देखो, तो इसमें है पहला प्रश्न, सदा बहने वाली नदी कौन सी है? सरस्वती, साहिबी, मारकंडा या यमुना? तो इसमें यमुना जो नदी है वो सदा नीरा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका सही हो जाएगा, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। और कहाँ से निकलती है इसके विस्तार में दे रखा है ये, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी प्रयाग से गंगा में से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी चंबल, बेतवा और केन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती? तो इनमें से सरस्वती, घग्गर और मारकंडा, ये तीनों वहाँ से निकलती हैं, लेकिन यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री से निकलती है, जो पीछे प्रश्न में भी पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसमें यमुना नदी ही है जो फरीदाबाद ज़िले में बहती है। इसका विस्तार देखिए, फरीदाबाद ज़िले में यमुना नदी की लंबाई 45 किलोमीटर है और औसत चौड़ाई 200 मीटर है। यह हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और अलीगढ़ जिलों में भी के बीच सीमा बनाती है। किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, झेलम नदी के किनारे जो है सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। आगे देखो,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? तो कौन सी नहीं गिरती है? तो ये जो गोदावरी नदी है ये अरब सागर में नहीं गिरती, और तीनों गिरती हैं, ये नर्मदा, साबरमती और ताप्ती। इसका विस्तार देखिए आंसर का। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया भाई, इसको स्टार कर लो इस प्रश्न को। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी? गोदावरी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित सभी नदियाँ हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है सिवाय, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यमुना। ये शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती, ये यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। ये हो गया। यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? तो रोहतक की नहीं लगती है भाई। यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, इन सभी की सीमाएं लगती हैं। निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं सिवाय घग्गर, दोहन, कोटला, इंदौरी। तो जो कोटला जो नदी है वो हरियाणा राज्य की नहीं है, ये प्रवाहित इसमें नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका जो है पंचकुला की जो मोरनी पहाड़ियाँ हैं वहाँ से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। खालिस्तान नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है, कौन सी है? तो मारकंडा ही जो है घग्गर नदी की सहायक नदी है। साहिबी नदी अंत में खालिस्तान में गिरती है, कहाँ गिरती है? तो ये यमुना नदी में ही मिल जाती है साहिबी नदी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखो। खालिस्तान नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है, तो कौन सी करती है? यह है यमुना नदी जो हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। मोरनी पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो मोरनी पहाड़ियों से जो टांगरी नदी है वो निकलती है। इसका विस्तार देखिए। मोरनी की पहाड़ियों से टांगरी नामक नदी निकलती है, यह मारकंडा की सहायक नदी है। टांगड़ी की सहायक नदियाँ बलियारी तथा आमरी हैं। मोरनी पहाड़ी चंडीगढ़ से 45 किलोमीटर दूर एक पर्यटक स्थल है, यह शिवालिक श्रेणी की शाखाएं हैं। अगला है मारकंडा नदी किस जिले से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है? तो ये अंबाला जिले से होकर जो है हरियाणा में प्रवेश करती है। मारकंडा किसकी सहायक नदी है? घग्गर की, ये ध्यान रखना। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? फिर पूछ लिया, तो ये निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। साहिबी नदी निम्नलिखित में से किस जिले से निकलती है? तो ये निकलती है सीकर जिले से। ठीक है, सीकर से, उद्गम राजस्थान से इसका, सीकर जिले से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है। यमुना नदी हरियाणा की खालिस्तान सीमा पर बहती है, तो ये बहती है पूर्वी सीमा पर। ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा इसका, जो यमुनानगर के ज़िले कलेसर से जो है हरियाणा में प्रवेश करती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? तो पानीपत, यमुनानगर और करनाल, ये तीनों हैं। महेंद्रगढ़ में ये नदी नहीं बहती। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। हरियाणा में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी है, तो यमुना ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यमुना नदी हरियाणा में खालिस्तान वन के पास से प्रवेश करती है, तो ये कलेसर वन के पास से जो है प्रवेश करती है। यमुना नदी के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं भाई, देखो कितने प्रश्न पूछे गए हैं। साहिबी नदी को खालिस्तान भी कहते हैं, तो साहिबी नदी को द्रष्टवती नदी भी कहते हैं, द्रष्टवती, ऑप्शन नंबर ए। और इसका विस्तार देखिए एक बार। विद्वानों ने साहिबी नदी की पहचान वैदिक कालीन द्रष्टवती नदी से की है। साहिबी नदी को अब नजफगढ़ नाला के नाम से भी जानते हैं। इसमें दिल्ली के सभी बड़े नालों का पानी गिरता है। हरियाणा राज्य में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी, फिर पूछ रहे देखो, तो ये यमुना नदी ही है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।